तो ये नेक्स्ट चैप्टर है 20th, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें जो भी टॉपिक्स अभी बचे हैं, क्योंकि इसमें काफी बड़ा पोर्शन डिलीट किया जा चुका है ना बोर्ड के द्वारा। तो ये जो रेड कलर इंसर्कल्ड है वो डिलीटेड पोर्शन है, जबकि ग्रीन कलर वाला अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी प्रेजेंट है हमारे सिलेबस में। तो ये छोटा सा सिलेबस है जो इस चैप्टर का है। एक तो स्केलेटल मसल, पहले सभी टाइप की मसल थी, अभी केवल स्केलेटल मसल बची है। और जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी हमें देखना है। तो ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मसल्स के बारे में देख लेते हैं। तो मसल जैसा कि हम जानते ही हैं, सभी टिश्यू, मसल भी एक टिश्यू है, चार में से एक, और सभी टिश्यू का अपना अपना काम होता है। ऐसे ही इसका भी अपना एक काम है, इसका भी एक अपना स्ट्रक्चर है। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन है मीजोडर्म। मीजोडर्म है, उससे ये एराइज हुई। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्साइट होती है, जैसे कि न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है, ये भी एक्साइट होने वाली इसमें प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी। ऐसे ही कॉन्टेक्टिलिटी है, कॉन्टेक्ट होने की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिबिलिटी है इसमें, और इलास्टिसिटी है। तो ये इसके करेक्टर हैं, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये इसके गुण हैं, ये काम कर सकती है। और हमारी बॉडी का वेट वाइज देखें, मास वाइज देखें, तो 40 to 50% वेट हमारी बॉडी का वो मसल टिश्यू का ही बना होता है। और वैसे तो क्लासिफिकेशन के कई क्राइटेरिया हैं मसल्स के, लेकिन हम लोकेशन पर बेस्ड जो मसल का क्लासिफिकेशन है वो देखने वाले हैं। तो मसल को क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप में। फर्स्ट टाइप है स्केलेटल मसल, और दूसरा टाइप है विसरल मसल, और तीसरा टाइप है कार्डियक मसल। हम जानते हैं कि जो कार्डियक मतलब स्केलेटल मसल है, ये जो स्केलेटल हमारा सिस्टम होता है उससे एसोसिएटेड जो मसल होती है उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल। और जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी मसल्स प्रेजेंट होंगी वो कौन सी होंगी? विसरल मसल्स होंगी। ठीक है। और अगर हम हार्ट की मसल की बात करें तो उस मसल को, हार्ट में जो मौजूद है, प्रेजेंट है, उस मसल को हम कार्डियक मसल बोलते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में केवल स्केलेटल मसल ही है। तो स्केलेटल मसल के कई नाम हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल, एक नाम है स्ट्राइटेड मसल, और एक नाम है वॉलेंट्री मसल। क्यों इसके ये अलग अलग नाम है? क्या इनका कोई मीन है? हाँ, तो इनका मीन है। जैसे स्केलेटल मसल की बात करें, ऐसा नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बॉडी के जो स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं, उनसे एसोसिएटेड जो मसल होती है उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो, ये सभी मसल्स हमें जो दिखाई दे रही हैं वो स्केलेटल मसल है, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से, बोन से मसल हैं जो कॉमन कॉमन नाम है इनके। कई बार हमें पूछा भी, ये आपने सुना भी होगा, जैसे बाइसेप्स सुना होगा कि उसने अपनी बाइसेप्स काफी मजबूत कर दी है। तो जो आर्म में ये ऊपर है ना, आर्म में, या ये कहो कि ह्यूमरस बोन के ऊपर सामने की तरफ है ना, जो मसल होती है वो बाइसेप्स होती है। और वहीं एक ट्राइसेप मसल भी होती है, इस आर्म को ऊपर मोड़ने के लिए, है ना, मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए बाइसेप मसल का यूज होता है। जबकि हमारी आर्म को सीधा करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए ट्राइसेप मसल का यूज होता है। ऐसे ही एक मसल है ये ग्लूटियस मैक्सिमस,
तो ये कुछ मसल्स हैं जिनके आप नाम देख लोगे, और ये सभी मसल बोन से जुड़ी हुई हैं, है ना, बोन से अटैच्ड है, बोन से एसोसिएटेड है, तो हम इनको बोलेंगे स्केलेटल मसल। हमने देखा स्टमक वगैरह में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वहां भी मसल्स होती थी, लेकिन उस मसल को हम क्या बोलेंगे, विसरल मसल, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस साल, इस सेशन में। अब इसी स्केलेटल मसल को हम स्टाइटेड मसल भी बोलते हैं। स्टाइटेड मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम उस मसल को देखें, सेल को देखें, मसल की जो सेल होती है, मसल का जो फाइबर होता है, अगर हम उसको देखेंगे तो उस मसल सेल पर जो हमें दिखाई देगी, जो अपीयरेंस आएगी हमारे सामने, वो अल्टरनेट बैंड्स होंगे। डार्क बैंड होगा, उसके बाद लाइट बैंड होगा, डार्क लाइट। तो डार्क लाइट बैंड का जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम स्ट्राइएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशन। या स्ट्राइएशन प्रेजेंट है या स्ट्रिप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट है अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखें। ठीक है, सेल का मतलब मसल सेल। अब मसल सेल काफी लंबी होती है, फाइबर के टाइप की होती है, इसलिए हम उसको, इसको वॉलेंट्री क्यों बोल रहे हैं? सीधी सी बात है कि ये जरूर हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में आती है, इसलिए इसका नाम वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री मीन्स हम अपनी मर्जी से, हम अपनी विल से, अकॉर्डिंग आवर विल, हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो मसल्स हैं, ये मेनली, है ना, इनका जो मेन फंक्शन है, मुख्य पहला फंक्शन है इनका, मुख्य फंक्शन है, वो है लोकोमोशन, लोकोमोटरी एक्शंस, या हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको चेंज करना। तो ये हमारे इस स्केलेटल मसल के फंक्शंस हो गए, काम हो गए। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्केलेटल मसल का। ठीक है, अब देखो ये बोन है, ठीक है, बोन से ये अटैच मसल है, तभी तो हम इसको स्केलेटल मसल बोल रहे हैं। अब हमने देखा ही है कि बोन टू बोन, मतलब बोन और बोन को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उससे लिगामेंट बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन बोन टू मसल, ये बोन हो गई और ये मसल हो गई, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसे बोलते हैं टेंडन। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एरो है, इस पर हम क्या लिख सकते हैं? टेंडन। तो टेंडन टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसने कनेक्ट किया है मसल टू बोन। ठीक है, अब ये मसल हमें दिखाई दे रही है, और फिर ये मसल के क्या क्या कंपोनेंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को हम देखने वाले। ठीक है, तो ये मसल है। अब मसल के अंदर अगर आप देखोगे तो बंडल्स दिखाई देते हैं। किसके बंडल? सेल्स के। ठीक है, उस बंडल को हम फेसिकल भी बोलते हैं। जो मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल भी है। तो ये तो हो गई मसल, और ये हो गया बंडल, मसल का बंडल, इवन आप कहो मसल सेल का बंडल। ठीक है, देखो ये मसल सेल है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक मसल सेल है। इसके अंदर तो प्रोटीन के ये फाइबर्स हैं, इनके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लंबी लंबी होती है ना, फाइबर टाइप की होती है, इसलिए हम इसको मसल फाइबर भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो ये मेम्ब्रेन है, ये मसल सेल की ही मेम्ब्रेन है, जो ट्रांसपेरेंट टाइप की दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन किसकी है? मसल सेल। अब ये जो छोटी छोटी ये सेल हो गई, या ये सेल हो गई, है ना, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, तो ये मसल सेल है। और मसल सेल, सभी मसल सेल ने मिलके एक बंडल बनाया हुआ है, उसको हम मसल बंडल ही बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया? मसल बंडल। और हम इसको फेसिकल भी बोलते हैं, फेसिकल, याद रखो।
अब ये सभी फेसिकल एसोसिएट होके मसल बनाती है, ठीक है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो ये तो मेम्ब्रेन हो गई, मसल सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सार्को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सार्कोलेमा हो गई। लेकिन इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस सार्कोलेमा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू, वही कनेक्टिव टिश्यू इन सभी मसल फाइबर को या मसल सेल को, तो जो आपको ये सेल दिखाई दे रही है, ये सेल दिखाई दे रही है, और ये सभी सेल आपस में कनेक्ट हैं, उन उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। ENDOM। और अगर आप इस एंडोमाइसियम को गौर से देखो तो ये है न्यूरॉन, मतलब एक्सोन है ये, नर्व सेल का, न्यूरॉन का। और ये ब्लड की कैपिलरीज हैं। तो ये ब्लड की कैपिलरीज और जो नर्व फाइबर्स हैं वो आपको इस एंडोमाइसियम में दिखाई, एंडोमाइसियम में। अब एंडोमाइसियम में होंगे तो वो जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उन तक मैसेज ले जा सकते हैं, उन तक ब्लड की सप्लाई ले जा सकते हैं, ठीक है। अब इस बंडल के चारों तरफ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इन सभी बंडल्स को जोड़ के रखता है। बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है या इसके ऊपर व्हाइट कलर का कनेक्टिव टिश्यू अभी तो है नहीं, लेकिन यहां पर रैप है बेसिकली, ठीक है। तो इन सभी बंडल्स को जोड़ के जो रखता है उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं हम पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है। और फिर इस पूरी की पूरी मसल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो दूसरे ऑर्गन या दूसरी मसल से इस मसल को सेपरेट करके रखता है, अलग करके रखता है, इस वाले कनेक्टिव टिश्यू को हम एपीमाइसियम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसी एपीमाइसियम का दूसरा नाम आप फेसिया बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। जितना आपका लेवल है, जितना आपका स्टैंडर्ड है अभी, क्लास है 11th में, वहां फेसिया और एक ही चीज है। और ये जो फेसिया है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दैट इज कॉल्ड फेसिया, या हम एपीमाइसियम भी बोलते हैं। तो ये एपीमाइसियम हो गया। उसके बाद आ, हमने देख लिया सबसे अंदर वाला एंडोमाइसियम हो गया, और एंडोमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम हो गया। तो ये एंडो, ये पेरी, और ये एपी, ठीक है। तो मसल सेल आप जान गए हो, फेसिकल या मसल बंडल आप समझ चुके हो। अच्छा, और जो मसल सेल होती है वो हम उसे सिंसिटियल सेल बोल सकते हैं या सिंसिटियम बोल सकते हैं। ऐसे कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है सेल में, या मल्टी न्यूक्लिएट सेल को हम सिंसिटियम या सिंसिटियल सेल बोल सकते हैं। तो जो ये स्केलेटल मसल सेल होती है, ये सिंसिटियम होती है, मींस मल्टी न्यूक्लिएट सेल होती है। दिख भी रहे हैं यहाँ पर, एक न्यूक्लियस ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और आगे बढ़ोगे इसमें तो कई सारे न्यूक्लियस होंगे एक सेल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो सार्कोबर्ड है वो रिलेटेड है, एसोसिएटेड है मसल से, है ना। जैसे हम जानते हैं हार्ट के लिए हम कार्डियो वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही मसल के लिए हम सार्को वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इसको हम एंडो की जगह मसल के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो मेम्ब्रेन है उसके लिए हम सार्को लेमा, लेमा वर्ड यूज किया जाता है मेम्ब्रेन के लिए। और
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें कैल्शियम आयंस भरे रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और ये कैल्शियम आयन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये पार्ट प्ले करते हैं। अब जो मसल सेल है, उस मसल सेल के अंदर प्रोटीन के फाइबर्स, फिलामेंट कह दो, फिलामेंट भरे रहते हैं पूरी सेल में। जो सेल का कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो होता है मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल है क्या, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स। तो फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब किस प्रोटीन के बने होते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो जो ये प्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर जो भी कंटेंट भरा है उसको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं सार्कोप्लाज्म। और उस सार्कोप्लाज्म में सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, फिलामेंट्स होते हैं। और उन फिलामेंट्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? तो जैसे हमने बात की थी कि एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम, और बात की थी एंडोमाइसियम, है ना। तो जैसे हम बात करें एंडोमाइसियम की, एंडोमाइसियम कहाँ होगा, तो मसल फाइबर के ऊपर जस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है एंडोमाइसियम, ठीक है। वो हमें यहाँ कहीं दिख रहा है ये। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है जो मसल फाइबर को अपने अंदर रखता है। एंड इट कंटेन्स कैपिलरीज एंड नर्व्स एंड ओवरलाई सार्कोलेमा, ठीक है। और पेरीमाइसियम कहाँ होगा, तो ये बीच बीच में जो दिखाई दे रहा है या इस पूरे बंडल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसे हम पेरीमाइसियम बोलते हैं। तो पेरीमाइसियम प्ले रोल इन ट्रांसमिटिंग लेटरल कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट। तो लेटरल कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट है, इसको ये ट्रांसमिट करता है। साथ ही साथ इस जो बंडल्स होते हैं इनको कवर करता है। एपीमाइसियम बीनेथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे होता है। ये फेसिया ही है बेसिकली, that attaches and stabilizes, encloses and separate muscles and other internal organs separate, ठीक है। तो ये एपीमाइसियम आप नोट कर लोगे अपने नोट्स में, और समझ तो लिया ही आपने। अब ये हम मायोफाइब्रिल की बात कर रहे थे, है ना। तो मायोफाइब्रिल को डिटेल में इसको देख लेते हैं, क्योंकि बिना मायोफाइब्रिल की स्टडी किए हुए हम जो इसका फंक्शन है, मसल का जो फंक्शन है वो नहीं समझ सकते। तो मायोफाइब्रिल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मायोफाइब्रिल, ये जो फिलामेंट है उसको देख लेते हैं एक बार। अब इसको अगर हम थोड़ा जूम करें, थोड़ा बड़ा करें, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मायोफाइब्रिल की प्रोटीन का, फाइब्रिल की है, प्रोटीन का फाइबर है। अब इसमें हमें कहीं लाइट दिखाई दे रहा है, कहीं डार्क दिखाई दे रहा है ना। जरा देख लेते हैं। जैसे ये हमें हिस्सा लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, है ना। ये वाला हिस्सा लाइट दिखाई दे रहा है, जबकि ये वाला हिस्सा कुछ डार्क दिखाई दे रहा है ना। तो लाइट हो गया, डार्क हो गया, लाइट हो गया, डार्क हो गया। तो इस तरह से ये मायोफाइब्रिल है जो प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, दो तरह के प्रोटीन। एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन, और दूसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। देख लेते हैं इसको। तो तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ जो भी, वो एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है एक्टिन प्रोटीन है। और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डार्क कलर के, ये मायोसिन प्रोटीन है। इवन मायोसिन जो एक्टिन प्रोटीन होता है वो थिन होता है ना। तो हम बोलेंगे स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। ये जो स्टाइसन दिखाई दे रहा है, स्टाइसन का मतलब होता है पैटर्न, लाइट और डार्क का जो पैटर्न होता है उसे स्टाइसन बोल सकते हैं। तो ये स्टाइसन जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, दो प्रोटीन के खास।
प्रोटीन के जो फाइबर होते हैं वो थिन होते हैं और मायोसिन के फाइबर थिक होते हैं। तो हम बोल सकते हैं और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोल सकते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। अब जो लाइट बैंड है, जैसा कि हमने देखा ये लाइट कलर का जो बैंड है, तो द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। आई बैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ही कलर का दिखाई दे रहा है, लाइट है तो पूरा लाइट ही है, इसलिए हम इसको का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक, है ना। वेयर इज द डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड। तो जो डार्क बैंड है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ए बैंड। लेकिन ए बैंड पूरी तरह से स्मूथ तो नहीं दिखाई दे रहा, आइसोट्रोपिक नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ऐसा ही एन आइसोट्रोपिक है। इसलिए हम इस जो डार्क बैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड मीन्स एन आइसोट्रोपिक बैंड। और आई बैंड में जो प्रोटीन होता है हम जानते हैं कौन सा होता है? एक्टिन प्रोटीन। जबकि ए बैंड में जो प्रोटीन होता है वो मायोसिन प्रोटीन होता है। मायोसिन के साथ साथ एक्टिन प्रोटीन भी होता है। तो अब अगर हम सेंटर में देखें, आई बैंड के सेंटर में देखें, ठीक है, तो इस सेंटर में ये जेड लाइन होती है, या तो इसको जेड लाइन बोलो या जेड डिस्क बोलो, क्योंकि ये डिस्क तो होगी, डिस्क शेप की होगी, इस पूरे में फैली होगी डिस्क टाइप की मेम्ब्रेन। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, हर आई बैंड के बीच में सेंटर में एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। ठीक है, इलास्टिक एक फाइबर, बल्कि इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। उस इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं जेड डिस्क। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, या इसको फिलामेंट भी बोल रहे हैं, इसको मेम्ब्रेन बोलो बेसिकली। ये जो मेम्ब्रेन है, दोनों जो आई, इधर का आई मतलब इधर का एक्टिन और इधर का एक्टिन, एक्टिन को बेसिकली थिन फिलामेंट को ये अपनी जगह फर्म रखती है, अपनी जगह मजबूती देती है ना। कुछ इधर थिन फिलामेंट है, इधर भी थिन फिलामेंट है, और थिन फिलामेंट को जो एक जगह रोक के रखती है, फर्मनेस जो प्रोवाइड करती है, वो कौन है? एक बीच में खास इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं जेड, जेड डिस्क या जेड लाइन। ठीक है, समझ गए होगे आप, और समझ जाओगे आगे, दूसरा स्ट्रक्चर आएगा उसकी मदद से। अब ऐसे ही जैसे हमने देखा कि इनको अटैच करने वाली जो लाइन है वो जेड लाइन है या जेड डिस्क है, ऐसे ही थिक फिलामेंट है, और थिक फिलामेंट को जोड़ के रखने वाली उसे हम बोलते हैं एम लाइन। ठीक है, इधर ये मायोसिन है, ये मायोसिन है, और सभी मायोसिन को होल्ड करके जिसने रखा है उसे हम बोल रहे हैं एम लाइन। तो वो भी क्या है? वो भी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, और इधर भी क्या था? एक फाइब्रस मेम्ब्रेन ही थी, है ना, इलास्टिक फाइबर। तो जो मायोसिन वाला है, जो ठीक है थिक थिक फिलामेंट के बीच में जो होल्ड करके रखती है, उसे हम एम लाइन बोलते हैं। अब ये खास बात है सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? दरअसल ये एक हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्टेक्टाइल यूनिट है। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere. वैसे तो sarcomere means functional unit of contraction, functional unit of contraction। तो इस हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन की ये मान लो कि इस हिस्से में ही जो कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है वो होता है एक सार्कोमियर में। इधर भी एक मायोफाइब्रिल को ले लो, तो उस मायोफाइब्रिल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो है। तो हर एक सार्कोमियर में वो फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन वाला, है ना।
तो ये सार्कोमियर बेसिकली छोटी और बड़ी हो जाती है। अभी अगर ये हमें बड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये छोटी रहेगी, और सभी सार्कोमियर में ये छोटापन होने लगे। छोटापन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, तो वो जो फिलामेंट था इतना लंबा, वो छोटा होके इतना रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है वो सार्कोमियर में होता है। सार्कोमियर में होगा तो मीन्स मायोफाइब्रिल में होगा, मायोफाइब्रिल में होगा तो सेल में होगा, मसल सेल में, मसल सेल में होगा तो पूरी मसल में होगा, ठीक है। तो इस पूरी मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी जो यूनिट है वो है सार्कोमियर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है मायोफाइब्रिल्स में। जैसे कि यहाँ इस स्ट्रक्चर से आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि ये तो है मायोसिन, ये मायोसिन प्रोटीन है, सॉरी एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन, ये वाले एक्टिन प्रोटीन, और ये बीच वाले हैं मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट। तो जैसे ये एक्टिन है तो एक्टिन को अपनी जगह होल्ड करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। उस लाइन को हम बोलते हैं, उस जो इलास्टिक फाइबर है उसको हम बोलते हैं जेड लाइन। तो इन सभी एक्टिन्स को अपनी जगह होल्ड करके रखा है, फर्मनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, जेड लाइन। ऐसे ही यहाँ जो ये एक्टिन सॉरी मायोसिन प्रोटीन है, और मायोसिन प्रोटीन या मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं, उन फिलामेंट्स को भी जो फर्मनेस है, साथ ही साथ टुगेदरनेस है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो एक और फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, और उस फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है, एम लाइन। तो यहाँ नहीं दिखाई गई है, तो इस तरह से आप दिखा दोगे, वो क्या हो जाएगी, एम लाइन हो जाएगी, ये एम लाइन हो गई। अब दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है वो क्या है, सार्कोमियर, और वो सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जैसे इसको बोला जाएगा क्या, ए बैंड। ए बैंड क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये एनाइसोट्रोपिक है, ठीक है। और जहां पर ये मायोसिन नहीं है, केवल एक्टिन एक्टिन है, उसको बोला जाएगा आई बैंड। आई बैंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो एक्टिन है, एक्टिन को खींच के इधर लाया जाता है, ऐसे ही एक्टिन को खींच के इधर लाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जब ये एक्टिन अपनी जगह पर वापस चला जाता है तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये कैसे होता है प्रोसेस, वो बाद में देखने वाले हैं, लेकिन होता यही है। कॉन्ट्रैक्शन जब ये इधर आ जाएंगे एक्टिन, ठीक है, और जब रिलैक्सेशन होगा तो वापस ये अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो एक बीच में ऐसा जोन है जहां पर एक्टिन प्रेजेंट नहीं है ना, एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, तो उस जोन को बोलते हैं जेड जोन। और ये जेड जोन है वो छोटा बड़ा होता रहता है। जैसे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन इस साइड आ जाएगा, तो फिर जेड जोन छोटा रह जाएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन होगा तो जेड जोन बड़ा हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जेड जोन छोटा होगा या बड़ा, तो जेड जोन छोटा हो जाएगा। साथ ही साथ जो आई बैंड है, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर भी जाएगा, है ना, और जो आइसोट्रोपिक बैंड है वो भी छोटा हो जाएगा। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड भी शॉर्टेन हो जाता है, लेकिन ए बैंड तो डिपेंड करता है किस पर, मायोसिन फिलामेंट पर। तो मायोसिन फिलामेंट का साइज तो कांस्टेंट ही रहता है, और तो ए बैंड ना कभी बड़ा होता है ना छोटा होता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि आई बैंड छोटा हो जाएगा, जेड जोन भी छोटा बड़ा होगा, आई बैंड भी छोटा बड़ा। जेड जोन के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। जैसे क्या लिखा है यहाँ, इन ए रेस्टिंग स्टेट the edges of thin filaments on either side of thick filament partially overlap the free end
of the thick filaments leaving the central part of thick filaments. This central part of thick filament not overlapped by thin filament is called Z zone. ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई है कि Z zone होता क्या है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.